described and summarized. वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़े हुए अलग अलग प्रदेशों के विभाग के सचिवगण, कलेक्टर्स, अन्य अधिकारीगण, प्रिय बहनों और भाइयों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानुष चूर। पानी के बिना ना हम हैं, न हमारा आज है, न हमारा भविष्य है। जल है तो कल भी है, जल है तो आज भी है। एक संयोग है। आज जब ऐतिहासिक फैसला मनरेगा योजना के अंतर्गत ये किया जा रहा है, एक निश्चित प्रतिशत बजट केवल जल संबंधित कार्यों पर खर्च होगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है। दीनदयाल जी ये कहते थे कि एक ही चेतना हम सब में है। वो चेतना मनुष्य मात्र में भी है, लेकिन केवल मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी है, कीट पतंगों में भी है, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में। एक ही चेतना, कोई दूसरा है ही नहीं। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि हमको ध्यान रखना है तो मनुष्य का तो रखना ही, मनुष्य के साथ साथ प्राणी का, प्रकृति का, सृष्टि का, सबका ध्यान रखना है। और देश को एक दर्शन दिया था, एकात्म मानव दर्शन। दीनदयाल जी ये भी कहते थे कि दरिद्रों की सेवा, गरीब की सेवा, वो कहते थे दरिद्री नारायण, उसकी सेवा सचमुच में भगवान की पूजा है। और जो दीनदयाल जी कहते थे, मोदी जी उसको क्रियान्वित करने का हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमारा विकास कोई एक दिशा में नहीं। अगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के सब कामों को देखेंगे, बहुआयामी है। कई बार आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति इतनी दिशाओं में एक साथ कैसे सोच सकता है। और उनमें से एक चिंता थी, जो देश की भी चिंता है और विश्व की भी चिंता है, और वो चिंता है पानी की उपलब्धता। मुझे लगता है कि हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया, प्रकृति का शोषण किया है। प्रकृति के दोहन का मतलब जितनी भरपाई अपने आप प्रकृति करे, उतनी चीज उससे निकाल दो। जैसे आम के पेड़ में फल लगाओ तो फल तोड़ लो, ये हो गया दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम का पेड़ ही काट दिया तो ये हो गया शोषण। भौतिक प्रगति की चाह में मनुष्य ने कई बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब पानी कहीं हम देखें, धरती से आखिर कितना पानी निकाले? अनलिमिटेड पानी निकालते चले गए, और धरती में पानी भेजने की हमने कोई व्यवस्था ही नहीं की। तो पाटिल साहब बता रहे थे, वाटर कैच द रेन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बनासकांठा का उन्होंने उदाहरण दिया। ये प्रयत्न चालू हुए, लेकिन हम तो धरती से पानी निकाल के ये हालत कर दी कि कई जगह 1000 फीट, 1200 फीट, 1400 फीट धरती में पानी नहीं। और ये स्थिति रही तो कल होगा क्या? ये धरती केवल हमारे लिए, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे? कल जल के अभाव में जीवन चलेगा कैसे? ये चिंता भारत ने की, ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। और जल के संरक्षण पर मैं समझता हूं लगभग सर्वाधिक ध्यान देते रहे। अनेकों अभियान चले,
उसमें से एक था अमृत सरोवर। रोहिणी बता रही थी 50,000 का टारगेट था, 68,000 था। अब ये पानी रोकने के और पानी को धरती में पहुंचाने के तरीके, उनके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमसे जुड़े वो अच्छी तरह जानते हैं। नई जल संरचना है, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, एक नहीं अनेकों तरीके जिससे हम धरती मां का पेट पानी से भर सकते हैं। और ऐसे उदाहरण है, जैसा पाटिल साहब बता रहे हैं कि ढंग से अगर हमने पानी रोक दिया और धरती में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी तो स्थिति सुधर गई, वाटर लेवल ऊपर बढ़ गया। मैं जब सांसद था पाटिल साहब, उस समय सांसद निधि आई थी, पहले सांसद था मुख्यमंत्री के पहले। एक नदी मैंने बेतवा, उस पर छुटपुट काम करने के बजाय हमने कहा कि एक अच्छा स्टाफ डैम बनाओ। उस समय 25 लाख रुपए बहुत होते थे, सांसद 1 करोड़ मिलती थी कुल सांसद निधि। तो मैंने कहा नहीं, इसी पर खर्च करेंगे। हमने एक बढ़िया स्टाफ डैम बनाया जिससे 14 किलोमीटर दूर तक बेतवा में पानी रुक गया। वो पानी रुकने का फायदा केवल नदी के किनारों को नहीं हुआ, ऊपर गांव उनको फायदा हुआ, उनने तो पानी को उपयोग किया। लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक नदी के आसपास जितने हैंडपंप सूख गए थे, जिनमें पानी नहीं था, उन हैंडपंपों में पानी आ गया और वो हैंडपंप चलने लगे। तो पानी रोकने से एक तरह से चमत्कार होता है। और इसलिए जैसा कि अभी यहां बताया गया, प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में ये अपेक्षा व्यक्त की थी कि मनरेगा में हम पानी पर एक निश्चित धनराशि खर्च करें। और इसलिए आज ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संरक्षण हेतु एक नया प्रावधान किया है। महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 पैरा 4(2) में संशोधन कर जल संबंधी कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य व्यय ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल, जो ब्लॉक से जब पानी बहुत नीचे चला गया, उन सारे ब्लॉक्स में जैसा बताया 65% अब खर्च कर सके, मतलब अनिवार्यता है। सेमी क्रिटिकल जो ब्लॉक्स है उनमें 40%, और सेफ जो ग्रामीण ब्लॉक है वहां भी कम से कम 30% व्यय तो होगा। मैं जो वर्चुअली जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उनसे कहना चाहता हूं, ये छोटी मोटी धनराशि की व्यवस्था नहीं है। 88,000 करोड़ हमारा बजट है मनरेगा का इस साल का। उसमें से 65% ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल ब्लॉक की संख्या यहां पे है, और सेमी क्रिटिकल और सेफ मिला के आप सोचिए कि कितने हजार करोड़ रुपया केवल पानी बचाने के लिए, पानी संरक्षित करने के लिए, धरती का पेट भरे पानी से उसके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्च किया जा रहा है। एक विशाल धनराशि है। अगर केवल 30% की बात करें तो मैं समझता हूं कि 29-30 हजार करोड़ तो इसी में हो जाए, लेकिन 65 और 40% भी करना है। अच्छे जल शक्ति मंत्री आए, जल के लिए विशाल धनराशि जुटा ली, लेकिन ये जरूरी है ये जरूरी है, क्योंकि जिन जिलों में ये काम हुआ है, बुरहानपुर की बात आप करें तो उस समय में मुख्यमंत्री होता था जब हमने हर घर पानी पहुंचाया पाइपलाइन के थ्रू, जल जीवन मिशन का।
लेकिन उस समय मुझे एक बात और ध्यान आई, जब पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे थे, हर गांव में टैप वाटर देना है, पाइपलाइन बिछाना है, हमारी बहन नल खोले तो झरझर पानी आ जाए, तो पता चला कई जगह हमको सोर्स ही नहीं मिला, क्योंकि धरती में पानी नहीं था। बाद में जो योजना बनी समूह पेयजल योजना, तो दूर कहीं बांध से पानी खींच के लाओ, गांव में पानी का सोर्स ही नहीं। मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूं पाटिल साहब, लगभग 9000 गांव में हमको पानी का सोर्स नहीं मिला। लगभग 52-53 हजार गांव हैं मुझे टोले मिला के, तो इतने गांव में पानी हैंडपंप बोर करके परेशान हो गए, मिला ही नहीं, पानी नहीं, बहुत इतने नीचे पर। और कई गांव ऐसे हैं कि अभी अगर आप हैंडपंप बोर कर दो तो पानी निकल जाएगा, लेकिन दिसंबर जाते जाते जनवरी फरवरी तक चलेंगे ना, अप्रैल मई मार्च जून पानी नहीं। ये भयानक समस्या है, इसका समाधान जरूरी है। उसके समाधान का रास्ता प्रधानमंत्री जी ने निकाला, उसमें आज बड़ा योगदान हमारा ग्रामीण विकास विभाग दे रहा है। मैं तकदीर को भी बधाई देता हूं। एक निश्चित समय सीमा में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और मनरेगा में सुरक्षित कर दिया कि जल संबंधी कार्यों पर काम एक नहीं कई तरह के, जो आपको प्रेजेंटेशन में पता है। जल के संरक्षण की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से जो आवश्यक समझे उसकी योजना राज्य सरकारें बनाए। जल का संरक्षण करना भावी पीढ़ियों की जिंदगी बचाना भी है, और इससे केवल इंसानों को फायदा नहीं होगा। पशु कहां जाएंगे, पक्षी कहां जाएंगे, जीव जंतु कहां जाएंगे? और जल रहेगा तो पेड़ों को भी जीवन मिलेगा, फसलों को जीवन मिलेगा, कृषि को जीवन मिलेगा। अब अमृत सरोवर ही कितने उपयोगी है, आजीविका चलाने का काम कर रहे हैं, कहीं से थोड़ी सिंचाई भी हो जाती है, तो ये खेती बचाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा तो सोर्स ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हैंडपंप तो खैर अब आप चलने नहीं देंगे, हर घर में नल लगाएंगे, लेकिन जहां बोर करेंगे वहां पानी निकलेगा और सीधे पाइपलाइन से घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। नदियां पुनर्जीवित हो सकती है अगर ढंग की जल संरचनाएं बन जाए नदियों के किनारे। तो एक हम पाटिल साहब वाटर सेट की स्कीम के तहत ये प्रयत्न भी कर रहे हैं, मैंने अभी टारगेट दिया है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत दिया था कि नदियां पुनर्जीवित करना है, और उसके लिए जल संरचना नदियों के किनारे ढंग से बन जाए, वही पानी रिस रिस के नदियों में पहुंचेगा और नदियां सदा प्रवाहमान बन जाएगी। तो हम नदियां भी पुनर्जीवित करने का काम कर सकते हैं। तो बड़े काम इससे, इस पहल से होंगे। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि पवित्र काम करने का सौभाग्य हमारे विभाग को मिला है। पाटिल साहब को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि मिलके जल शक्ति मंत्रालय तो और हम मिलके एक साथ जी, एक साथ इसको, क्योंकि आप ग्रामीण विकास खेती के लिए तो सबसे बड़ा मंत्रालय आपका ही है, पानी नहीं तो पैदावार नहीं, और इसलिए हमको पूरक है, एक दूसरे के परस्पर पूरक है, एक दूसरे के साथी भी है, अंग भी है, और मिलकर अपने देश के लिए काम करेंगे। मैं एक बार फिर सभी जुड़े हुए अधिकारियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि शीघ्र बेहतर योजना बनाए ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो सके। उसके लिए स्थानों का चयन हो, या फिर तरीका क्या होगा, कैसे पानी रोकेंगे, वो थोड़ा सा अगर वैज्ञानिक दृष्टि से तय करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। अगर चेक डैम बोरी बंधा भी बनाना तो ऐसे ना बन जाए कि पानी रुके ही नहीं, नीचे से निकल जाए। तो जो काम करें उसको परफेक्ट करें। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की भावनाओं को भी आप समझेंगे और उसी हिसाब से इस निधि का आप सदुपयोग करेंगे
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में एक बार श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस इम्पोर्टेंट इवेंट में